आज देखिए मुख्य गुणजावली वल्ले। कल हमने देखा था पिछली क्लास में मुख्य गुणजावली कि कोई आर है और उसकी कोई गुणजावली आई है तो आई मुख्य गुणजावली कहलाती है यदि उस आई के जो एलिमेंट है वो किसी एक एलिमेंट से जनित होते हो। तो जैसे ये आई है और ये आर है तो इस आई के सभी एलिमेंट इस आई के सभी एलिमेंट इसी में से किसी एक एलिमेंट से जनित होते हो। जैसे हमने देखा था 3 से सारे एलिमेंट जनित होते हैं तो आई स्वयं के अवयव 3 से जनित हो रही है, इसलिए जो आई गुणजावली को हम क्या कहेंगे, मुख्य गुणजावली कहेंगे। ठीक है, जब कोई गुणजावली अपने ही किसी अवयव से जनित होती हो तो उसे क्या कहते हैं, मुख्य गुणजावली कहते हैं। अब मुख्य गुणजावली वल्ले क्या होती है। अब ये जो गुणजावली आई थी किसकी गुणजावली थी, ये इस वल्ले आर की गुणजावली थी और हमने देखा ये बाद में मुख्य गुणजावली भी बन जाती है। अब मुख्य गुणजावली वल्ले क्या है। अब जो वल्ले आर थी ना उसकी प्रत्येक गुणजावली मुख्य गुणजावली हो। जैसे इसकी मान लो 10 गुणजावलियाँ है, I1 I2 I3 I4 I10 सपोज करो। ठीक है, तो I1 से लेकर I10 तक सारी गुणजावली क्या है, अपने अपने स्थान पर खुद के अव्यय से ही जनित हो रही है। मतलब खुद के अव्यय से जनित होने का मतलब वो मुख्य गुणजावलियाँ हैं। तो किसी वल्ले आर की जैसे सारी गुणजावलियाँ I1 I2 I3 I10 सारी मुख्य गुणजावली हो तो इस वल्ले को हम क्या कहेंगे, मुख्य गुणजावली वल्ले कहेंगे सार को। ठीक है, अब सपोज कीजिए I1 से लेकर I10 तक इसके गुणजावली है और I1 से लेकर I9 तक तो मुख्य गुणजावली, लेकिन जो 10वीं गुणजावली है वो क्या रह गई, मुख्य गुणजावली नहीं है। तो सिर्फ एक जने के मुख्य गुणजावली नहीं होने से फिर हम इसको मुख्य गुणजावली वल्ले नहीं कहेंगे। ठीक है, सारी की सारी मुख्य गुणजावली होनी चाहिए, तब हम इस सार को क्या कहेंगे, मुख्य गुणजावली वल्ले कहेंगे। अब इसी पर एक थ्योरम है, थ्योरम 3.7, पूर्णांकों की जो रिंग है Z प्लस क्रॉस ये मुख्य गुणजावली रिंग है, ऐसा हमें दिखाना है। तो पूर्णांकों की जो वल्ले Z प्लस क्रॉस है ये मुख्य गुणजावली रिंग है, ऐसा हमें दिखाना है। तो देखिए इसकी कोई भी गुणजावली लेके चलते हैं हम और उसे हम मुख्य गुणजावली दिखा देंगे। ठीक है, तो Z प्लस क्रॉस को मुख्य गुणजावली वल्ले सिद्ध करने के लिए इसकी सभी गुणजावली को मुख्य गुणजावली दिखाना होगा। अब सपोज कीजिए इसकी सारी गुणजावली को हम मुख्य गुणजावली दिखाएंगे तो उसकी बजाय हम क्या करते हैं कि सभी गुणजावलियों को रिप्रेजेंट करने वाली गुणजावली आई मान लेते हैं। ठीक है, माना आई इसकी गुणजावली है। मान लो इसकी 10 गुणजावली है तो 10 को रिप्रेजेंट करने वाली जो गुणजावली आई है वो ले ली हमने। अब आई को हम मुख्य गुणजावली दिखा देंगे तो जैसे आई को दिखाया वैसे बाकी की बाकी जो बाकी रह गई है वो सारी की सारी उसी प्रकार दिखाई जा सकती है। ठीक है, अब हम आई को मुख्य गुणजावली सिद्ध करेंगे। आई को मुख्य गुणजावली सिद्ध करने का मतलब आई के सभी एलिमेंट को उसके किसी एक एलिमेंट से जनित करके दिखा देंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसका सबसे छोटा एक एलिमेंट लेता हूँ मैं, तो माना आई का न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक S है।
यानी कहने का मतलब आई के अंदर जो एलिमेंट होंगे उसमें जो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है वो एस है। फिर ऐसे और भी एलिमेंट होंगे, जैसे सपोज कीजिए एन भी होगा इसमें, और भी एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे छोटा है वो एस है। तो अब जो एन है उसमें, यानी सबसे छोटा तो हमने एस को बता दिया, तो एन क्या होगा, एस से तो बड़ा ही होगा, और बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग जाता है। तो यानी बड़ी संख्या में छोटी संख्या का अगर भाग जाता है तो यहाँ कोसेंट आएगा, उसको अपन क्यू से डिनोट कर देंगे, और लास्ट में कोई रिमाइंडर आएगा उसको आर से डिनोट कर देंगे। तो इसको अपन बोलते हैं विभाजन कलन विधि। इसके अनुसार अगर अपन ऐसे लिखें तो n बराबर क्या होगा, एस क्यू प्लस आर, ये होगा। ठीक है, n बराबर क्या हो जाएगा, एस क्यू प्लस आर। इसको मैं एक बार यहाँ नोट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और देखिए कि s कहाँ से है, s तो i से बिलोंग करता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ s तो i से बिलोंग करता है, और q कहाँ से बिलोंग करता है, जैसे मैंने n के अंदर जब भाग दिया, डिवाइड किया, तो ऐसे तो लिखूंगा यहाँ पे, या तो 2 बार भाग गया, 4 बार भाग गया, 6 बार भाग गया। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब पूर्णांक होते हैं। तो यानी मैं ऐसे लिख दूँ कि जो हमारा q आएगा, कोसेंट आएगा, वो क्या होगा, पूर्णांक होगा, यानी z से बिलोंग करेगा। और हमारा जो वल्य है वो भी z ही है, हमारा जो वल्य दिया हुआ है सवाल के अंदर वो भी क्या है, z है। अब आई देखो, आई गुणजावली है और ये इसकी रिंग है। तो गुणजावली का जो नियम होता है वो क्या होता है, इसका एक एलिमेंट और जो वल्य है उसका एलिमेंट दोनों मल्टीप्लाई होकर वापस किस में आते हैं, आई में आते हैं। तो आई गुणजावली है। याद करो, आई में से अपन एक एलिमेंट ए लेते हैं और जो रिंग होती है उसमें से एलिमेंट आर लेते हैं। ठीक है, ये वो दोनों ही ए और आर है, तो इन दोनों का मल्टीपल वापस किस में आता है, आई में आता है। तो एस और क्यू का मल्टीपल क्या आएगा, मतलब वापस किस में आएगा, आई में आ जाएगा। सही है, तो यहाँ हम देख रहे हैं एस क्यू या फिर क्यू एस, ए की बात है। ठीक है, ये किस में आ गया, आई में आ गया। अब वापस अपन इस पर चलते हैं, इसमें एक में एस क्यू कहाँ से है, आई के अंदर है, एन किस में है, आई के अंदर है। तो अगर मैं यहाँ से निकालूँ, यानी इसको मैं थोड़ा ऐसे लिखूँ, आर बराबर एन माइनस एस क्यू, समीकरण 2 लिख देता हूँ इसको। क्या लिखा अपन ने, आर बराबर एन माइनस एस क्यू। देखो एन आई में है, एस क्यू आई में है, तो दोनों की जो संक्रिया हो रही है, तो ये एन माइनस एस क्यू वापस किस में आना चाहिए, आई में। क्यों आना चाहिए, क्योंकि आई गुणजावली है। देखो एन एन किस में है, आई में, एस क्यू हमने दिखा दिया आई में है, एन आई में है तथा एस क्यू किस में है, ये भी आई में है, और आई गुणजावली है। याद करो कि ये ए है और ये बी है, तो इनका जो डिफरेंस होता है ए माइनस बी, वो वापस आई में आता है गुणजावली के नियम से। तो उसी प्रकार एन माइनस एस क्यू भी तो आई में ही आएगा वापस, गुणजावली होने की वजह से। इसका यहाँ पे क्या नाम है, अभी समीकरण 2 में देखा था, इसको आर बोल रहे हैं अपन, है ना, आर बराबर एन माइनस एस क्यू। तो ये जो आर है ये हमें ये समझ में आता है आई में है। अब आर होता क्या है, आर अपने सवाल में है क्या है, आर यहाँ पे रिमाइंडर है। रिमाइंडर यानी जब भाग पूरा पूरा चला जाता है, डिवाइड पूरा पूरा हो जाता है, तब यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचता है, यानी क्रॉस लगा देते हैं हम उसको। या फिर रिमाइंडर इस एस से छोटा होता है। रिमाइंडर हमेशा, ये जो भाजक होता है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, उससे हमेशा छोटा होता है। अगर मान लो रिमाइंडर इससे बड़ा हुआ, फिर तो भाग एक बार और चला जाएगा। तो ये रिमाइंडर हमेशा या तो 0 होता है या फिर एस से छोटा होता है। आर या तो 0 होता है या फिर जो एस है
यानी जिससे भाग दिया है हमने उससे तो छोटा ही होता है। अब हमने बात की है कि जो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है वो तो s है, तो ये फिर ये कहाँ से आया? तो मतलब ये जो स्थिति है ये अमान्य हो रही है। अगर आपने r को इससे छोटा मान लिया तो फिर तो ये तो न्यूनतम था, इससे भी एक न्यूनतम मिल गया। तो यानी ये जब दो स्थिति आती है उनमें से एक स्थिति मान्य होती है और एक अमान्य होती है, आपने जैसे जगह जगह देख रखा होगा। तो ये वाली स्थिति क्या हो गई? अमान्य हो गई। तो एक स्थिति को तो मैंने अमान्य घोषित कर दिया। क्यों घोषित किया? क्योंकि s सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक है, उससे छोटा कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि s न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिए, अब हमारे पास कौन सी स्थिति रह गई? अतः r बराबर 0। तो जब r 0 मिल ही गया तो यहाँ पे समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण या 1 में रख देंगे अपन। समीकरण 1 क्या थी? n बराबर एस क्यू प्लस आर, तो ये r 0 रख देंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा? एस क्यू, ठीक है। अब जो हमारा शुरू में जो सेट था i वो कुछ ऐसा दिख रहा था, s यहाँ पे n था, n की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? एस क्यू, ठीक है। अब मान लो कोई n के बाद कोई अलग एलिमेंट मैंने यहाँ से उठाया, कहीं से भी कोई भी एलिमेंट उठाया तो वो वापस एस क्यू 1 आ जाएगा, मतलब कोई अलग एलिमेंट आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि s फिर यहाँ पर s1 हो जाएगा, s2 हो जाएगा, s3 हो जाएगा, ऐसे करते करते जो nवा स्थान है उसमें sq हो गया, फिर ऐसे और आगे क्रम में। यानी सभी एलिमेंट किससे जनित हो रहे हैं? जैसे कल अपन ने देखा था 3 से जनित हो रहे थे, तो उसी प्रकार देखो आज सारे एलिमेंट किससे जनित हो रहे हैं? s से जनित हो रहे हैं। तो और s भी इसका खुद का ही एलिमेंट था, तो स्वयं के ही अवयव से जनित हो रहे हैं। अतः i को हम क्या कहेंगे? मुख्य गुणजावली। अतः i क्या है? मुख्य गुणजावली। अब यही प्रोसेस आप दूसरी i पे लगा दो, मतलब जैसे मैंने यहाँ i ली, आप i1 ले लो, काम तो वही का वही होगा, ठीक है। तो i1 भी इसी प्रोसेस से क्या हो जाएगी? मुख्य गुणजावली। फिर i2 ले लो, i3 ले लो, जितनी भी अनंत तक है अनंत तक चलते जाओ ये प्रोसेस, तो आपको सभी मुख्य गुणजावली, मतलब सभी गुणजावली क्या होगी? मुख्य गुणजावली ही मिलेगी इस केस के अंदर, ठीक है। तो जब सारी गुणजावली मुख्य गुणजावली होती है तो जो वो हमारी मुख्य वल्य होती है, मतलब वल्य होती है, वो क्या होती है? मुख्य गुणजावली वल्य हो जाती है। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि मुख्य गुणजावली क्या होती है और मुख्य गुणजावली वल्य क्या होती है, और उस पर ही थ्योरम है। थ्योरम इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ के चलना एग्जाम में, ठीक है। बाकी अगली क्लास में देखते हैं।